नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने तमाम दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं इस खबर को पूरा देखना और इस खबर को देखने के बाद एक बार चिंतन जरूर करना कि मैं जो बताने जा रहा हूं और जो तथ्यों के साथ है, सारे एविडेंस के साथ है, क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बेशक वो कांग्रेस से आके बीजेपी के विधायक बने हों, उनकी पोल खोलना किसी व्यक्ति को इतना भारी पड़ सकता है कि एक के बाद एक उसको पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ। आप ये ज़रा फ़ोटो देखिए। इस फोटो में आपको कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक जी एक व्यक्ति के साथ दिखाई दे रहे हैं और अकेले संजय पाठक नहीं, उनका परिवार, मध्य प्रदेश के मंत्री, तमाम सारे लोग इस व्यक्ति को दुलार कर रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम है नाजिम खान। नाजिम खान भी कटनी के रहने वाले हैं और लंबे समय से कटनी में नाजिम खान और संजय पाठक दो शरीर एक जान माने जाते थे। पूरी चर्चा होती थी कि ये दोनों व्यक्ति को अलग करना मुश्किल है। अब मैं आपको बता दूं कि नाम नाजिम खान है, लेकिन यदि आप इनके काम देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि संतों की सेवा करते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। रामभद्राचार्य जी महाराज के सामने संजय पाठक बोल रहे हैं कि नाम नाजिम खान है, लेकिन ये व्यक्ति अयोध्या के मंदिर के लिए दान भी करता है, संतों की सेवा भी करता है। छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। ये रामभद्राचार्य जी कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं और संजय पाठक परिचय करा रहे हैं, मेरा भाई है। देखिए आप। स्वामी जी, नाजिम खान है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, छोटा भाई जैसा है। खान है और दिवाली की पूजा करते हैं और दुर्गा जी रखते हैं, पूरी हिंदू परंपरा का पालन करते हैं। नाजिम बाबू, नाजिम जी जी श्रीराम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको मैंने दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई नाजिम खान चित्रकूट में महाकुंभ में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हो। ये भी देख लीजिए आप। ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये बाकायदा उसका परिचय पत्र है नाजिम खान का, कि इसने महाकुंभ में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अब मैं आपको दिखाता हूं वो रसीद जो नाजिम खान अयोध्या में 1,01,000 रुपये मंदिर निर्माण के लिए बाकायदा चेक से, बैंक से आरटीजीएस करके ये दान कर रहे हैं। ये देखिए आप। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाजिम खान यदि किसी के भक्त हैं जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं, वो हैं बुंदेलखंड के सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक संत दद्दा जी, प्रभाकर राव दद्दा जी। दद्दा जी इनको इतना प्रेम करते थे कि कहीं बाहर जाते थे तो उनके लिए कुरान, हिंदी की कुरान खरीद के लाते थे कि मेरे नाजिम खान को कुरान पढ़वानी है, और बाकायदा कुरान देते थे कि नाजिम इसको पढ़ना। दद्दा जी की सेवा नाजिम खान ने खूब की है। ये एक फोटो दिखाता हूं जिसमें दद्दा जी और नाजिम खान और संजय पाठक सब साथ दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि नाजिम खान भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा सदस्य हैं। ये सदस्यता फॉर्म भी देख लीजिए। ये सारे सबूत मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इस व्यक्ति पे जो जुल्म हुए हैं वो किसके कहने पे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का ये पत्र भी देख लीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि नाजिम खान कटनी में बंदूक की दुकान चलाते थे। भैया ये दुकान किसने दिलवाई थी? ये दुकान खुद संजय पाठक जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था कि इस दुकान का रिन्यूअल किया जाए। इस पत्र की कॉपी भी देख लीजिए आप। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अब मैं आपको नाजिम खान के बारे में एक बात और बता देता हूँ। नाजिम खान ने शादी की है सुची भारद्वाज से, ब्राह्मण है, और इसलिए नाजिम खान के घर का माहौल हिंदू और मुस्लिम मिला हुआ है। वो जहाँ एक और सारे मुस्लिम त्यौहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, उसी उत्साह के साथ उनके घर में गणेश पूजन भी होती है, उनके घर में दुर्गा जी की भी पूजन होती है, वो दिवाली की भी पूजन करते हैं। मुझे पहला ऐसा व्यक्ति लगा है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक संगम आप कह सकते हो जिसके घर में दिखाई देता है। आप जाके उनके घर में देख सकते हो। तो आप सोचिए, हिंदू महिला से शादी करके उसके धर्म को जिंदा रखने वाला व्यक्ति नाजिम, संतों की सेवा करने वाला नाजिम,
अयोध्या में मंदिर के लिए दान देने वाला नाजिम, चित्रकूट कुंभ में कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं देने वाला नाजिम और दद्दा जी का अनन्य भक्त नाजिम आज केवल और केवल इसलिए नाजिम चारों तरफ से चर्चा में है कि उसने विधायक जी की पोल खोल दी। उसने तमाम सारी शिकायतें ईओडब्ल्यू और कई जगह पहुंचाई कि विधायक जी कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अवैध खनन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी अनियमितताएं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आदिवासियों के नाम से ज़मीनें खरीद रखी हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने आवासीय ज़मीनें अपने नाम से की हैं। ये सारी शिकायतें कुछ नाजिम ने नाम से की हैं और कुछ और दूसरों को दी होंगी, लेकिन विधायक जी भारी नाराज है नाजिम खान से। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाजिम खान पे जुल्म की क्या क्या मतलब कार्रवाइयाँ की गई हैं। सबसे पहले आप चौंक जाएंगे कि नाजिम खान को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अब किसने की, मैं कोई विधायक पे या किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जो कटनी के हाउसिंग बोर्ड इलाके में नाजिम खान और सुची भारद्वाज का घर है, जहाँ 10 साल के बेटे के साथ ये परिवार हंसी खुशी से रहता है। सुची भी एक अध्यापिका है, एक हाईटेक स्कूल में पढ़ाती हैं, अच्छी मतलब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि एक विद्वान से मिल रहे हैं आप। उनके घर में आग लगाने की कोशिश की। रात में 1:30-2 बजे 4 लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं, जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। बच्चे का भाग्य था, सुची का था, या दद्दा जी की कुछ कृपा थी उनके ऊपर कि ये आग उनके गेट से अंदर नहीं पहुंच पाती, कार के तक ही रहती है और ये जिंदा जलने से बच जाते हैं। और ये जो जलाने वाले पकड़े गए हैं वो आप पता लगा लीजिए कौन थे, किसके साथी थे और किस तरह से विधानसभा तक में ये मामला उठाने की कोशिश की। विधायक जी और विधायक जी के लोगों ने आग लगाने वालों को बचाने की कोशिश की है। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा। एक बात, अब मैं दूसरी जानकारी देता हूँ। दुर्भाग्य देखिए कि कटनी के विजय राघवगढ़ में नीलू रजक की हत्या हुई थी और इस हत्या में विधायक जी ने पूरी ताकत लगा दी कि नाजिम खान का कैसे भी नाम आ जाए। नाजिम खान हथियारों का सौदागर है, पूरे कटनी में जो अवैध हथियार और कारतूस मिल रहे हैं वो नाजिम खान दे रहे हैं। इस तरह की बातें करते करते ऑन रिकॉर्ड भी बोल गए विधायक जी। मैं आपको वो सुनवाई देता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि नाजिम खान पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए आप। अवैध हथियारों में उसका नाम था और कई आपराधिक प्रवृत्तियों के उसने मैनेजमेंट करके वहां से लाइसेंस भी बनाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई कटनी के नाजिम खान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो जो अवैध हथियार बेचते हैं और अवैध धंधा करते हैं ड्रग्स का या अन्य नशे के पदार्थों का, तो आज शायद ये परिवार। नाजिम खान का जुल्म क्या है, वो हथियार बेचते हैं, लेकिन इस हत्याकांड के कई महीने पहले उन्होंने हथियारों की दुकान बंद कर दी थी और अपना पूरे हथियारों के जो बचे शेष हथियार थे, कारतूस थे, ये वहाँ पर जमा कर दिए थे कलेक्ट्रेट में। और बड़ी बात यह है, विधायक जी की पूरी कोशिश के बाद भी कलेक्टर ने एक बार नहीं 3 बार जांच कराई, एसडीएम, एडीएम, और आखिरकार नाजिम खान को ये प्रमाण पत्र दिया है कलेक्टर साहब ने कि नाजिम खान की दुकान से कोई हथियार नहीं बिका और एक भी कारतूस की गड़बड़ी नहीं पाई गई। विधायक जी यहाँ भी फेल हो गए बेचारे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि नाजिम खान कैसे भी फंस जाए। दूसरा जुल्म। तीसरा आप देखिए, अब ये किसने किया मुझे नहीं पता, मैं इसमें कोई विधायक जी को दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति पे जुल्म हो रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक गाड़ी पकड़ी जाती है और उस गाड़ी में ड्रग्स पकड़ा जाता है, अफीम पकड़ी जाती है, गांजा अफीम जो भी है, और ड्राइवर गाड़ी का नंबर जो है वो नंबर नाजिम खान की गाड़ी का नंबर था, जो गाड़ी नाजिम खान के घर में रखी हुई है, ढकी रखी हुई है, 2 साल से चली नहीं है। वो नंबर प्लेट बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। वो ड्राइवर बयान देता है पुलिस में कि ये सब जो मैं तस्करी कर रहा हूँ वो नाजिम खान के कहने पे कर रहा हूँ। बाद में वो तो नाजिम खान के एक कजन ब्रदर हैं जो भोपाल में पत्रकार हैं, मेरे साथ कई बार आपने देखा होगा, रिजवान अहमद सिद्दीकी, जब उनको पता लगा कि उनके कजन ब्रदर को फंसाने की कोशिश की गई है तो वो खुद उत्तर प्रदेश गए, डीजीपी से मिले और उन्होंने सारी जानकारियां दी। तब डीजीपी ने जांच के आदेश दिए। और आज मैं खबर इसलिए बना रहा हूं कि कल ये खबर आई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच में
नाजिम खान को क्लीन चिट दे दी है, पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है और एफआईआर से उनके नाम हटाने का आदेश किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिखा है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी मत करना। ये तमाम सारी चीज़ें ऑन पेपर आ गई हैं। तो जो षड्यंत्र रच रहे हैं षड्यंत्रकारी, वो पूरी तरह फेल हो गए हैं। आज मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या विधायक की पोल खोलना या विधायक के तमाम सारे दस्तावेजों के साथ उनके धंधों को प्रभावित करने की सज़ा ये है कि आप किसी के घर में जिंदा जलाने की कोशिश करेंगे? अब किसी ने किया, मैं विधायक पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोल दूँ, लेकिन अचानक ये क्या हो रहा है कि नाजिम खान विधायक ने उसे हथियारों का सौदागर बता के एक हत्याकांड में फंसाने की कोशिश तो खुद ही की है। सामने दिख रहा है विधायक जी का वीडियो, मैंने आपको सुनवाया है। और ये उत्तर प्रदेश में कौन है भाई जो नाजिम खान को ड्रग्स में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, नशीले पदार्थ का व्यापारी बताने की कोशिश की जा रही थी? क्या इसकी जांच होगी? क्या वो ड्राइवर तक पहुंच पाएंगे कि इसको किसने तैयार किया है? बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि कटनी के घर घर में इस बात की चर्चा हो रही है और जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, वो सब कई बार भोपाल रिपोर्ट भेज चुके हैं कि विधायक का दबाव रहता है, विधायक के लोगों का दबाव रहता है, नाजिम खान पे ये कार्रवाई करो, ये एफआईआर करो। लेकिन विधायक खुद पहले नाजिम खान को तमाम सारी समितियों में रखने की अनुशंसा किया करते थे, नाजिम खान को भाई बताते थे, एक सच्चा हिंदू बताते थे। आज अचानक क्या हो गया कि नाजिम खान हथियारों का सौदागर है, नाजिम खान के घर पे आग भी लगाई जा रही है, उसे फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। हम आज बात करते हैं नाजिम खान के कजन ब्रदर पत्रकार हैं, लेकिन ये उनके परिवार का भी मामला है। तो मैंने उनको अभी आग्रह करके स्टूडियो बुलाया है। रिजवान अहमद सिद्दीकी मेरे मित्र हैं, मेरे स्टूडियो में आप 20 बार उनको विशेषज्ञ के रूप में देख चुके हैं, मेरे सहयोगी हैं। उनसे समझते हैं और शॉर्ट में आपको बताते हैं कि पूरे घटनाक्रम में आज की तारीख में क्या स्थिति है। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैंने भूमिका कुछ ज़्यादा लंबी बना दी है, तो मैं बस शॉर्ट में समझना चाहता हूँ इसका अंत कहाँ होगा? विधायक जी बेहद नाराज है। बिल्कुल रविंद्र भाई, एक आज जो आपने जो बहुत विस्तार से सारी बातें बताई, उसमें एक संशोधन के साथ, आग्रह के साथ, नाजिम ने विधायक जी की कोई शिकायत नहीं की, सिवाय इस बात के कि मेरे घर मुझे एक पत्र आया है जिसमें मुझे धमकी दी गई है कि मेरी रेकी कराई जा रही है और मुझे सुपारी दी गई है मेरी हत्या की। उसमें बस उन्होंने शक जाहिर किया कि विधायक जी मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए ये भी हो सकते हैं। पुलिस तो जांच करने की शक होगा कि मेरी सारी पोल तो इसके पास थी। हाँ, विधायक जी को शक है इस पूरे मामले में कि नाजिम उनके हमराज थे, उनकी सारी तरह की जानकारियां हैं। तो उनके जो पार्टनर हैं गोयनका, उसके अलावा जो दूसरे पार्टनर सतीश सरावगी या फिर मनु दीक्षित, आशुतोष मनु दीक्षित, इन लोगों ने जो भी शिकायतें की हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स नाजिम ने उपलब्ध कराए। लेकिन विधायक और उनके बीच में डायरेक्ट इस तरह की कोई शिकायत नाजिम ने नहीं की है विधायक की। हाँ, अब जैसे आप इस बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका अंत क्या होगा? इसका अंत तो विधायक जी ही, हमारे मित्र हैं संजय पाठक जी, वही कर सकते हैं इसका अंत। इसलिए कि इस रंजिश को कितने तक ले जाएंगे? आप नेकर दोनों पहनते थे एक साथ, हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते थे। नाजिम आपसे 2 साल जूनियर थे, नाजिम के बड़े भाई आपके साथ पढ़ते थे, आप मेरे भी मित्र हो और हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं, आपस में परिवार जैसे रहे हैं। लेकिन इस रंजिश को इस सीमा तक, और जब ये तो खुलकर तभी आ गया कि जब नाम लिया आपने कि ये नीलू रजक की हत्याकांड में जो है हथियार नाजिम ने सप्लाई किए हैं, आपने पूरा प्रयास किया, पूरा दम लगा दिया। फिर आपने पूरा प्रयास इस बात पर भी किया कि जो नाजिम अपनी गन डीलरशिप सरेंडर करना चाहते हैं, तकरीबन 2 साल हो रहा है, 2 साल से भी अधिक समय हो गया, गन डीलरशिप सरेंडर नहीं हो पाई। और अब जाकर वो थाने में जाकर सारे हथियार और सारी चीज़ें जमा हो पाई हैं। तो इसमें भी आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपको लगता है कि किसी और को नहीं पता चलेगा, लेकिन हम भी तो जानते हैं ना, सूत्र हमारे भी हैं, रिश्ते हमारे भी हैं सबसे। इसके अलावा रविंद्र भाई, जब उन्होंने विधानसभा में, ये तो हम सब लोगों ने देखा, 4 विधायकों का समर्थन लिया लेकिन अकेले पड़ गए उसमें, अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर इस तरह से, जबकि सरकार में जांच निष्पक्ष हो रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस पूरे मामले में बहुत निष्पक्षता से जांच कराई। वरना जिस तरह से घटना हुई थी या जिस तरह से आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई थी, वो नेपाल तक भाग गए थे। वो तो जैन जी का वहाँ आंदोलन नहीं हो रहा होता तो वहीं नेपाल फरार होते। तो जिस तरह से कोशिश की गई, और इस पूरे मामले में देखिए, संजोग देखिए कि जिस तारीख को
ये जिस घटना का आप जिक्र अभी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिस तारीख को चंदौली में ये मामला दर्ज हुआ, उसके दूसरे ही दिन नीलू रजक की हत्या हो गई थी। कोइंसिडेंस है, हत्या हो गई थी। और लगातार हमें इत्तेफाक से पता चल गया, ये तो नाजिम का भाग्य अच्छा है, वरना गांजा तस्करी में और इतने बड़े पैमाने पे जिस तरह से गांजा वहाँ पकड़ा गया था, तो नाजिम को तो अभी जेल में होना चाहिए था। और जाहिर है वो चांद बाबू नाम का जो आदमी था, जो इस पूरे उसके साथ पकड़ा गया, वो इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो टूल है। पुलिस ने मान लिया कि नाजिम को फंसाने के लिए उसने किया है। बाकायदा पुलिस ने एक उसकी जो अपनी रोजनामचे में सारी तरह की चीज़ें दर्ज की हैं। वहाँ का एक सिस्टम है यूपी का कि जो इस तरह की चीज़ें होती, नाम विलोपित किया पुलिस ने, लिखा है बाकायदा, वो दस्तावेज हमारे पास है, वो हम। रिजवान भाई, एक और कहानी जो मैं छूट गई मेरे से, प्रतापगढ़ से कुछ लोग इनका मारने आए थे, इस तरह की भी कोई चिट्ठी उन्होंने डीजीपी को लिखी है। अभी इसी का तो मैं अभी जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले आपसे कि वो नाजिम ने एक अकेली शिकायत उनकी की है, संजय पाठक जी तो उसकी की। क्या सुपारी दी गई थी नाजिम को उस आदमी ने पहले एक पत्र भेजा, उसने पत्र भेजा, उसके बाद जब नाजिम ने उस पत्र पर कोई रिस्पांस नहीं किया, पुलिस अधीक्षक को सूचित कर दिया, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को सूचित कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर पत्र आया, ये दोनों पत्र रजिस्टर्ड डाक से आए। जब नाजिम ने उसको कोई रिस्पांस नहीं किया, तो उसने तीसरा पत्र नाजिम के घर में स्वयं आकर फेंका, जो उसके सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। उसको भी पुलिस ने दिया, पुलिस ने पता भी लगा लिया ये कौन व्यक्ति है, क्या है। लेकिन आप देखिए कि एडिशनल एसपी जिनको ये जांच दी गई थी, उन्होंने उस व्यक्ति को फरार होने में मदद की। मैं आरोप लगा रहा हूँ गंभीर रूप से, वहाँ जो डेहरिया एडिशनल एसपी हैं उन्होंने मदद की उसकी, जबकि ये तय हुआ था एसपी के साथ कि नाजिम से बात कराई जाएगी उस आदमी की, लेकिन अपने फ़ोन से आप कराइएगा, इसलिए कि नाजिम का फ़ोन वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बार बार फ़ोन आएगा, बहुत तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन उन्होंने बाकायदा उस आदमी को सीधे फ़ोन पे बात करा दी अपने स्टाफ से, जिससे वो आदमी फ़रार हो गया। जबकि उस चिट्ठी में लिखा था उसने कि धोखा मत देना। उसने कहा कि आपकी पत्नी को जब मैंने देखा तो मुझे मेरी बहन के जैसा महसूस हुआ, इसलिए हम तो आपके लिए आए थे। जाहिर है सुपारी ली थी उन्होंने, सुपारी किलर है उनका ये कहना था, लेकिन अब हम आपको ये सब बातें आपको बताना चाहते हैं। चलिए, मैं इन सब चीजों पे रिजवान भाई अपन साइड में ये समझना चाहता हूँ, आज भी नाजिम की पत्नी और वो 10 साल का मासूम 11 साल का बच्चा कितना खतरा महसूस कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, खतरा महसूस होने के बाद भी वो उसी घर में वहीं रह रहे हैं वो लोग। देखिए, विधायक से लड़के क्या रह पाएंगे, या 70 बाहुबलियों से लड़के क्या कट्टी में रह पाएंगे ये लोग। बहुत ज़्यादा ढेर सारी थ्रेट्स हैं। हम लगातार सुरक्षा की मांग भी करते रहे। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर तो सुरक्षा वगैरह इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, लेकिन जो एक बाकायदा गार्ड वगैरह मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। और जाहिर है कि ये भी दबाव है कहीं से कि नहीं मिले, लेकिन अगर वो मिल जाने देते तो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, एक बात ये भी तो है ना कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ऐसा भी नहीं कहा कि नाजिम का पूरा पक्ष ले रहा है, प्रशासन तो वहाँ पर मदद कर रहा है, वरना ये हथियारों के सौदागर में भी फंसा देते। उन्होंने बाकायदा क्लीन चिट दी है कलेक्टर ने। आप सोचिए कि नाजिम के घर आग लगाने वाले आरोपियों को, असली आरोपियों को धरपकड़ की गई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रशासन आपके साथ नहीं है। नहीं, मैंने ये कतई नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सुरक्षा मिलनी चाहिए गनर के तौर पर, वो सुरक्षा नहीं मिली है। बाकी सुरक्षा है तो पुलिस दे रही है लगातार, थाने के बहुत नज़दीक उनका घर भी है और पुलिस लगातार निगरानी करती है। आप प्रशासन से संतुष्ट हैं? कटनी प्रशासन से? स्थानीय स्तर पर प्रशासन अपनी सीमाओं में एक इतने बड़े दबाव के बाद भी अगर जो काम कर रहा है तो सराहना ही की जानी चाहिए उनकी। लेकिन अपेक्षाएं उनसे हमें और भी बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन उनकी फिर भी सराहना की जानी चाहिए इस पूरे मामले में। लेकिन अगर वो कुछ और, प्रशासन पे पुलिस की बात कर रहा हूँ, अगर वो कुछ और आगे बढ़कर इस तरह की चीज़ों का खुलासा करें तो जाहिर है बहुत ढेर सारी चीज़ें खुल जाएंगी। और रिश्ते तो अब साबित भी हो गए हैं, बहुत ढेर सारी तस्वीरें हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। अब विधानसभा तक पहुंच जाना है मदद करने के लिए, और फिर अपने ही समर्थकों को उसके खिलाफ। एक आखिरी सवाल रिजवान भाई, क्या आप चाहेंगे कि इस पूरे मामले पे कोई SIT गठित हो पुलिस मुख्यालय स्तर पर, और दूध का दूध पानी का पानी हो? एक व्यक्ति पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिंदा जलाने की कोशिश, कभी उसको ड्रग्स में फंसाने की कोशिश, तो कभी उसके लिए सुपारी देना, तो ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। असली आरोपी कब पकड़े जाएंगे, और असली आरोपियों को कब ये लगेगा कि नहीं हम गलत रास्ते पे हैं? उसकी सुरक्षा कैसे होगी नाजिम और उनके परिवार की? बिल्कुल रविंद्र भाई, इस पूरे मामले में अगर ये बात अधूरी रह जाएगी, SIT पर मैं इसके बाद आऊँगा कि मैं जब DGP से मिला, उत्तर प्रदेश के DGP से,
और मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश के डीजीपी, मध्य प्रदेश की सरकार तो हमारी मदद कर ही रही है इस पूरे मामले में। लगातार मदद का आशा ये है कि निष्पक्ष हो रहा है, अन्याय नहीं होने दे रही। तो जब वहाँ मैं उनसे मिला तो तकरीबन 10 मिनट तो एक तरह से डीजीपी बड़े गंभीर और बड़ा विराट व्यक्तित्व था उनका। उनसे मिलकर मुझे मैंने समय मांगा, उन्होंने मुझे समय दे दिया उसी दिन जिस दिन मैंने उनसे समय की अपेक्षा की। शुक्रवार का दिन था, वो जुमा का दिन था। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे बात की, मुझे बैठाया और तकरीबन 10 मिनट तो उन्होंने एक तरह से जैसे इंट्रोगेशन किया जाता है, उन्होंने मेरा पूरा इंट्रोगेशन किया कि आपको क्यों लगता है कि ये नहीं है। उन्होंने बहुत ढेर सारे सवाल किए और जब वो मेरी बात से संतुष्ट हो गए, उन्हें लगा कि मेरी जानकारी सही है, जानकारी उनको लगी कि ये उनको महसूस हो गया कि ये बात सही है, तो उन्होंने मेरे सामने ही पुलिस अधीक्षक जो चंदौली थे उनको फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी की इस तरह की पता करो और अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत दबाव देकर ये बात कहा, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसलिए कि मुख्यमंत्री का ही बनाया हुआ वो सिस्टम है जिसमें जो ये हमारे पास जो रिपोर्ट आ सकी, जिसमें विलोपित किया गया है नाम, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक सिस्टम है जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संरक्षण और मुख्यमंत्री के निर्देशन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम उनका भी धन्यवाद देंगे। और चंदौली में जब बार बार इनका जो जिक्र हो रहा है, हम नाम नहीं लेते सीधे इसलिए कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन चंदौली से इनके रिश्ते ज़रूर हैं, हमारे दोस्त के रिश्ते ज़रूर हैं। ये चंदौली गए भी थे, किसी कंडोलेंस में चंदौली गए भी थे। और जिस समय की ये घटना है उस समय उनका जो प्लेन है, ये एफआईआर दर्ज हुई है, उस समय उनके प्लेन की बनारस एयरपोर्ट में और वहाँ से फिर चंदौली और फिर बनारस। अब कौन गया, कौन आया, क्या आया, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं, हमें ये शक है कि कहीं ना कहीं रिश्तों को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए। आज मैं फिर उन्हें सलाह देता हूँ। दूसरा, आप कह रहे थे कि आपका जो सवाल था एसआईटी वाला, रविंद्र भाई, हमें तो एसआईटी पर भी पूरा विश्वास है। सीबीआई से जांच करा ली जाए, सब तरह की जांच करा ली जाए, और हम तो उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले में एक एसआईटी ज़रूर गठित करा दें, जिससे सुरक्षा भी बढ़ जाएगी और ये उनके लिए भी बेहतर है जो सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ लोगों की जरा जो मनमानी चल रही है, वो उनके लिए भी बेहतर है जो इस तरह की मनमानियां कर रहे हैं या जो अपने को भी इस तरह की मुसीबत में फंसा रहे हैं, विवादों में ला रहे हैं, उनको भी ले रहे हैं। और फिर जिस तरह के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, इस पूरे मामले में स्टे दिया है, तो हमें कानून और कानून के सिस्टम और सारी तरह की चीज़ों पर हमारे जैसे लोगों का विश्वास और बढ़ा है, और सबको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने एक ऐसी खबर दिखाई है, नाजिम खान जो वाकई, आप मैंने बताया कि राम मंदिर के लिए चंदा भी दे रहे हैं, जो दद्दा जी का भक्त भी है, जिसके घर में दिवाली और गणेश जी की पूजन होती हो, ऐसे नाजिम खान को मारने के लिए सुपारी दी गई, उसमें घर में आग लगाने की कोशिश की गई, उन्हें चंदौली में एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की कोशिश की गई, उन्हें हथियारों का सौदागर बता के नीलू रजक हत्याकांड में फंसाने की। ये लगातार पिछले 6 महीने में हुआ है। सोचिए उसके परिवार पर और एक मासूम बच्चे पर क्या बीत रही होगी। आप कल्पना करिए। इतना ही आज की खबर में, लेकिन हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहा हूँ, डीजीपी का धन्यवाद दे रहा हूँ, और कटनी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का वाकई धन्यवाद, जो कम से कम जुल्म जासी तो हो रही है, लेकिन इतने दबाव के बाद, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के दबाव के बाद भी वो नाजिम खान आज तक सुरक्षित हैं। इतना ही, नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।